नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे अपूर्व के जुडिशियल पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। शुरू करेंगे अपनी क्लासेस को, और इससे पहले की क्लासेस शुरू करें मैं आपसे बताना चाहूंगा आज से क्लासेस लाइव होने वाली थी, बट क्लासेस के लाइव न होने के पीछे थोड़ा सा वेरिफिकेशन इश्यू है, क्योंकि सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो कि डायरेक्टली लाइव जाने से पहले कुछ चरण के यानी कुछ स्टेप्स होते हैं, उनके कुछ स्टेप्स में आपको वेरीफाई करते हैं। तो अंतिम चरण का वेरिफिकेशन बचा है हमारे इस प्लेटफॉर्म का। आफ्टर 24 आवर्स वी विल बी कैपेबल टू टेक अ लाइव क्लास। तो आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, उसके लिए परेशान मत होइए, और जितना कुछ अभी तक मैंने पढ़ा दिया है उन सारी चीजों को देखते रहिए, जस्ट बिकॉज मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट आपका ले सकता हूँ। मेंस के बेस पे मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्रीलिम्स को स्किप करें कहीं भी। प्रीलिम्स को भी हम लेकर के चलेंगे। जो प्रीलिम्स के लेवल के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो बेयर एक्ट्स हैं, किस तरीके से याद करना है ताकि हमारा प्रीलिम्स कभी भी न रुके, कहीं भी न रुके, इसके लिए भी हम पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए, जो भी लोग जुड़ चुके हैं, और खैर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम लोग की क्लासेस चल रही हैं, तो जो लोग क्लासेस में बैठे हुए हैं, जो लोग नहीं बैठे हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अपनी क्लास को शुरू कर दिया गया है, तो आप लोग शुरू करें, ठीक है। चलिए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम एक रिवीजन करेंगे, क्योंकि 3 क्लासेस अभी तक हो चुकी है, ये क्लास नंबर 4 है। तो क्लास नंबर 4 को पढ़ाने से पहले मैं बहुत सारी चीजों को रिवाइज करूंगा। चलिए एक एक करके रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ ये किसका पार्ट है सर? सर, हमें पढ़ना होता है एक फैमिली लॉ, और उस फैमिली लॉ के एक पार्ट में हमें हिंदू लॉ पढ़ने को मिलता है। हालांकि मुस्लिम लॉ भी आपको पढ़ना है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है। यूपीजे में आपसे क्वेश्चंस यहां से किए जाते हैं, इसलिए इसे मैं पढ़ा रहा हूं। और हिंदू लॉ में भी हमने बहुत सारे एक्ट्स को देखे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956। इसके अलावा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसके अलावा एक और हम लोगों ने पढ़ा था, हिंदू अव्यवस्था एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू अव्यवस्था एवं संरक्षकता अधिनियम, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने थोड़ा सा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का मतलब होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, शायद मैंने वहां पे कुछ और बोल दिया था, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो खैर, इन सारे एक्ट्स को हम हिंदू लॉ के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें तो आपको पहले से मैंने बता दिया था स्टार्टिंग के 2-3 क्लास में। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिवीजन करना है। सबसे पहले दिन हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले दिन हमने एक क्वेश्चन पुट किया था कि हु इज हिंदू एंड व्हाट इज हिंदू लॉ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हु इज हिंदू, यानी हिंदू कौन है। वो कौन है जो स्वयं को हिंदू कहलवा सकता है, वो कौन है जिसको हम हिंदू के रूप में मानते हैं। तो हिंदू शब्द को डिफाइन कैसे किया गया है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉस हैं। जैसे अगर हम 1966 से पहले की बात करें, तो 1966 से पहले बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इसे डिफाइन किया था कि हिंदू कौन होगा, बट उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। वेदों को मानने वाले या ना मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले या ना मानने वाले, कौन होंगे हिंदू, इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बहुत सारे अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग अपने डेफिनेशंस प्रोवाइड करते थे। बट आफ्टर 1966 एंड द लैंडमार्क केस, द नेम ऑफ दिस केस इज यज्ञ पुरुष दास, यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास, यज्ञ पुरुष दास बनाम मूल दास। इस केस को आप ध्यान में रखते रहेंगे, यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास का केस है, 1966 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हिंदू कौन होगा, और इसके डेफिनेशन में यह बताया गया कि वह व्यक्ति जो स्वयं को हिंदू मानता हो, स्वयं को हिंदू कहता हो, सबसे पहले स्वयं को हिंदू कहता हो, हिंदू मानता हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हिंदू समाज के द्वारा हिंदू के रूप में जाना जाता हो। जो हिंदू समाज है, हिंदू सोसाइटी है, वो भी उसे हिंदू के रूप में ही अडॉप्ट करती है,
हिंदू के रूप में ही उसे मानती है। और तीसरा पॉइंट, हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार वह आचरण करे, यानी जो संस्कृति है हिंदू धर्म की उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या है आचरण करना होगा, तो ये माना जाएगा कि वो हिंदू है। क्लियर? 3 पॉइंट। सबसे पहला, जो स्वयं को हिंदू कहे, हिंदू के रूप में रिप्रेजेंट करे। दूसरा, जो हिंदू सोसाइटीज के द्वारा हिंदू के रूप में जाना जाए। और तीसरा, जो हिंदू संस्कृति का पालन करता हो। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। किस केस में बोला गया? ये केस था यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास का केस, 1966 का केस था। इसे आप ध्यान में रखते रहेगा। इसके बाद हम अपने हिंदू लॉ को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, या फिर हम हिंदू वर्ड को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है 1971 का, 1971 का पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी। पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी का केस 1971 का केस है। और ये भी हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी निर्धारित किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे कुछ चीजों को डिफाइन किया गया। जैसे सबसे पहले, हिंदू माता पिता से उत्पन्न या फिर धर्मांतरण के द्वारा जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म को अगर अपनाया है तो वह भी हिंदू माना जाएगा। देखिए, एक होता है कि हिंदू कैसे प्रूव करेगा, अगर उनके माता और पिता दोनों हिंदू हैं तो वो ऑलरेडी हिंदू है, उसको कहीं पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा कि वो हिंदू कैसे है। या फिर किसी ने अपने धर्मांतरण के द्वारा अपने आप को अगर हिंदू के रूप में कन्वर्ट कर लिया हो, यानी कि हिंदू बाई कन्वर्जन अगर है, तो उसे भी हिंदू माना जाएगा। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद 1975 का एक केस आता है, ये केरला हाईकोर्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। 1975 मोहनदास वर्सेस देव सोमबोर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनदास वर्सेस देव सोमबोर्ड से क्वेश्चन आपके आते हैं कि सद्भावना पूर्वक यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं को हिंदू के रूप में रिप्रेजेंट किया है या स्वयं को हिंदू घोषित किया है, तो क्या वह हिंदू माना जाएगा? द आंसर इज यस, वो हिंदू माना जाएगा। क्योंकि इस केस में जेसुदास नाम का एक पार्श्व गायक था जो मंदिरों में भक्ति गीत गाया करता था, और एक ऐसे ही सभा में उसने अपने आप को, अपने स्वयं को हिंदू के रूप में डिफाइन नहीं, आपको हिंदू के रूप में प्रेजेंट किया, सद्भावनापूर्वक उसने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, तो इसके बाद से इसे हिंदू मान लिया गया। केरला हाईकोर्ट का डिसीजन था, 1975 का लैंडमार्क जजमेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरे पॉइंट्स को देखा था जिससे हमें टाइप्स ऑफ हिंदू के रूप में जानते हैं। टाइप्स ऑफ हिंदू, हिंदू के प्रकार, और इसमें 2 प्रकार के हैं, हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय रिलीजन। यानी धर्म के अनुसार हिंदू और जन्म के अनुसार हिंदू। जन्म के अनुसार हिंदू का मतलब क्या है? जिसके माता पिता हिंदू हैं वह हिंदू ही माना जाएगा, ये जन्म से हिंदू हो गया। और जिस व्यक्ति ने स्वयं को बाई कन्वर्जन हिंदू बना लिया है, या फिर ठीक है, बाई कन्वर्जन हिंदू बना लिया है का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति ने स्वयं को धर्मांतरण के द्वारा हिंदू बना दिया है उसे भी हिंदू माना जाएगा। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस आपके सामने आते हैं, जैसे राम प्रसाद वर्सेस दहिन बीबी, राम प्रसाद वर्सेस दहिन बीबी का केस ध्यान रखेंगे। राम प्रसाद वर्सेस दहिन बीबी के केस में क्या हुआ था? इसमें जो पिता था वो हिंदू था, सॉरी पिता था वो मुस्लिम था और माता थी वो हिंदू थी, इसको ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। राम प्रसाद वर्सेस दहिन बीबी का केस, और ये केस कहां का? पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे डिसीजन दिया गया था। 1924 का केस था। इसमें पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया, ये डिक्लेयर किया गया कि यदि माता और पिता में से कोई एक हिंदू हो तो बच्चे के पालन पोषण के आधार पर उसके धर्म का निर्धारण करेंगे। यानी कि उस बच्चे का किस प्रकार से पालन पोषण किया गया, अगर वो हिंदी रीति रिवाजों से अगर पाला गया है तो वो हिंदू माना जाएगा। किसी अन्य धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार अगर पालन किया गया है तो किसी अन्य धर्म का माना जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने एक और केस देखा था, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस आर श्रीधरन, ये ध्यान में रखते रहिएगा। कमिश्नर ऑफ
वेल्थ टैक्सेस वर्सेस आर श्रीधरन, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस आर श्रीधरन का ये केस था। इसमें देखिए ये केस कब का था, तो ये 1976 का केस था और हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1976 का केस था और हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया, यदि क्या भी निर्धारित किया गया, यदि पिता हिंदू है और माता ईसाई है तो भी वही पालन पोषण के अनुसार ही, उसी वाले केस जो तहीन बीवी वाला केस था, तो पालन पोषण के आधार पर ही बच्चे के धर्म का निर्धारण किया जाएगा, या ध्यान में रखकर रहेंगे। जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में पिता हिंदू था, माता क्रिश्चियन, और बच्चे का जो धर्म था उसे हिंदू डिफाइन किया गया कि बच्चे का पालन पोषण किस रूप में हुआ था, बच्चे का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था, इसलिए उसे हिंदू माना गया, या ध्यान में रखेंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज हिंदू लॉ? व्हाट इज हिंदू लॉ? हिंदू विधि क्या है? एक लाइन में आंसर, ऐसी विधि जो केवल हिंदुओं पर लागू होती है उसे हिंदू विधि कहते हैं। अ लॉ व्हिच एप्लीकेबल ओनली ऑन हिंदूज इज कॉल्ड अ हिंदू लॉ। सिंपल सी बात है। क्यों ही कह रहे हैं इसे हिंदू लॉ? हिंदुओं के ऊपर अप्लाई हो रही है, हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, इसलिए तो इसे हिंदू लॉ बोल रहे हैं। क्या हिंदू लॉ मुस्लिमों के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकती है, क्रिश्चियंस के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकती है? क्या ये किसी अन्य किसी रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं, कोई यहूदी है, क्या उसके ऊपर भी एप्लीकेबल? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदूज पे एप्लीकेबल है। जैसे मुस्लिम लॉ सिर्फ मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल है, वैसे हिंदू लॉ सिर्फ हिंदूज पे एप्लीकेबल है, इसीलिए इसे हिंदू लॉ कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर हो गया, व्हाट इज हिंदू लॉ? अ हिंदू लॉ इज अ लॉ व्हिच एप्लीकेबल ओनली ऑन हिंदूज, या फिर अ पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। इसके बाद हमने इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स को पढ़ा हुआ था, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड दत्तक ग्रहण जिसे कहते हैं, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू जिसे हम अव्यवस्था एवं हिंदू अव्यवस्था एवं सुरक्षितता अधिनियम के रूप में जानते हैं, हिंदू माइनॉरिटी एंड चार्जशिप एक्ट 1956। ये हमारे कुछ एक्ट्स हैं जिसे हमें वन बाय वन पढ़ना है, और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था, थोड़ी स्पीड में मैं चल रहा हूं क्या, उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि हम अभी रिवीजन वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं। 3 दिन की क्लास 2 दिन के गैप के बाद अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको सारी चीजें याद करना जरूरी है। ठीक है, तो जरूरी है तो याद करेंगे। ओके, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात की जाए, यह अधिनियम, डेट याद रख लेना, 18 मई 1955 से लागू है। यह अधिनियम 18 मई 1955 से लागू है। वर्तमान में इसमें 29 धाराएं हैं। वर्तमान में इसमें 29 धाराएं हैं, क्योंकि इसमें धारा जो 30 थी इसे 1960 में ही निरसित कर दिया गया। 30 धाराएं थी लेकिन इसे 1960 में क्या कर दिया गया था, निरसित कर दिया गया था। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स कितने हैं, 6। कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 6 चैप्टर्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसे हम आज थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। आज इस सेक्शन को, आज हमें बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स वाले एक एस्पेक्ट को लेकर के चलेंगे, ताकि जब भी मैं आपको मेंस के एस्पेक्ट में लिखवाना स्टार्ट करूं तो आप प्रीलिम्स वाले एस्पेक्ट को भी एज वेल एज अपने साथ साथ पैरेलल लेकर के चल सकें। तो आज हम बहुत बारीक तरीके से अपने बेयर एक्ट को भी रिवाइज करेंगे, अपने बेयर एक्ट को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जहां पे हमने छोड़ दिया था पिछली क्लास, क्योंकि क्लास में थोड़े वाईफाई वाले काम वगैरह चल रहे थे, इस वजह से हमने बीच में ब्रेक किया था, उसको भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने बताया था कि शून्य विवाह कब होता है, उसके बाद शून्यकरणीय विवाह कब होगा, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज कब होगा, यहां तक हम लोग लिख रहे थे, और उसी के आगे हम आज लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ओके ओके, आगे चलें। हाँ, आगे चलते हैं। आगे हमें सबसे पहले पढ़ना है कि विवाह का तात्पर्य क्या है। तो विवाह का तात्पर्य, वर और वधु यदि विधिक रूप से एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं तो इसे विवाह कहा जाता है। फिर से बोलूंगा, वर एवं वधु द्वारा यदि एक दूसरे को विधितः पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे हम विवाह की संज्ञा देते हैं, यानी इसे हम मैरिज करते हैं। इसके आगे विवाह का स्वरूप या नेचर ऑफ मैरिज की जब हमने बात करी थी कि विवाह किस प्रकार का है, विवाह की प्रकृति किस प्रकार की है, तो हमने बताया था कि 18 मई 1955 से पूर्व हिंदू विवाह की प्रकृति पूर्णतः ध्यान रखते रहिएगा, रिचुअलिस्टिक थी। रिचुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है? रिचुअल्स से रिलेटेड। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? संस्कारों से रिलेटेड। तो 18 मई 1955 यानी कि हिंदू लॉ या हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने से पहले हिंदू विवाह की प्रकृति पूर्णतः रिचुअलिस्टिक थी, यानी कि संस्कारात्मक थी, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, 18 मई 1955 यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद से, हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद से हिंदू विवाह की प्रकृति कुछ या फिर लगभग, ये बोलेंगे ऑलमोस्ट, पूरी तरीके से नहीं हुआ, लगभग संविदात्मक हो, लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल हो गई। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में जिन जिन हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है उन कुछ पॉइंट्स का हमें विवाह में भी ध्यान रखना होता है। और संस्कारात्मक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम संस्कारात्मक की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं, जैसे मेजर होना चाहिए, फिर इसके अलावा एक पार्टी होनी चाहिए, ये सारी चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं जब संस्कारात्मक की बात होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी स्टार्ट होगा आपका, और आप में से जो लोग टेस्ट स्टार्ट करने वाले, टेस्ट देने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस बार इस महीने यानी सितंबर मंथ की अगर बात की जाए तो इस महीने आपके मेंस के जो टेस्ट होने वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होने वाले हैं, और प्रीलिम्स के जो टेस्ट होने वाले हैं वो टीपीए के होने वाले हैं। ये हमने एक 1 ईयर का पूरा प्रोफार्मा बनाया हुआ है, 1 ईयर का पूरा प्लान बनाया हुआ है, एक साल में आपका जे का सिलेबस टेस्ट सीरीज के द्वारा कैसे कंप्लीट किया जाए, यूपीजे का। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कई पॉइंट्स को देखा था कि ये संस्कारात्मक क्यों है। तो प्रतिफल आवश्यक नहीं, ठीक है, कंसंट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, विवाह में कंसंट्रेशन यानी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। दूसरी चीज, कन्या विवाह के पक्षकार के रूप में नहीं मानी जाती थी, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पक्षकार चाहिए होता है। तीसरा पॉइंट, कन्या या फिर विवाह में कन्यादान को महादान माना जाता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा किसी भी चीज या दान की बात नहीं की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इसके बदले में कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि प्रतिफल चाहिए होता है। चौथा पॉइंट, वयस्कता आवश्यक नहीं। 18 मई 1955 से पूर्व विवाह के लिए वयस्कता यानी कि मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन या फिर मिनिमम एज ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक प्रावधान, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया था कि वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, वधु की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर 18 प्लस नहीं है, यदि व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं माना जाएगा। पांचवा पॉइंट, जन्म जन्मांतर का संबंध। यदि विवाह है तो उसे हम जन्म जन्मांतर के संबंध के रूप में मानते थे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जन्म जन्मांतर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को आप बाद में कैंसिल भी करा सकते हैं, उसके लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं। आप अगर उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट पेश करते हैं या फिर अगर कुछ कंडीशंस में ये चीजें वॉइड हो जाती हैं या वॉइडेबल हो जाती हैं तो उन कंडीशंस को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। ठीक है, एक और छठा पॉइंट, न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद। ठीक है, न्यायिक पृथक्करण मतलब जुडिशियल सेपरेशन होता है, या विवाह विच्छेद जैसी कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी 1955, 18 मई 1955 से पहले तलाक वगैरह ये सब चीजों की बात नहीं होती थी। उस समय क्या होता था? उस समय नारद स्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 81वें में यह बताया गया था कि कोई भी पत्नी अपने पति का त्याग तभी कर सकती है जब, या फिर अन्य पुरुष का वर्ण तभी कर सकती है, 5 कंडीशंस, जब उस स्त्री का पति खो गया हो, या फिर उस स्त्री का पति मर गया हो, या उस स्त्री का पति संन्यास ले लिया हो, या उस स्त्री का पति नपुंसक हो गया हो, या उस स्त्री का पति समाज से बहिष्कृत हो गया हो। इन 5 कंडीशंस में वह अन्य पुरुष का वर्ण कर सकती थी। इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था।
इसके बाद विधवा विवाह की अनुमति नहीं हुआ करती थी 1955 के इस एक्ट से पहले। ठीक है, मतलब लीगली की बात कर रहा हूं। हालांकि समाज में बहुत सारी चीजें चल चुकी थी, विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्थाएं चल रही थी, बट समाज की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, तो विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन विधवा क्या कर सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती थी। तो इस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि विवाह की प्रकृति 1955 से पहले संस्कारात्मक थी, संविदात्मक नहीं थी। इसको मैंने पूरा डिफाइन किया है, पिछली क्लासेस देखेंगे समझ में आएगा। नेक्स्ट, धार्मिक अनुष्ठान में आवश्यकता की बात की जाए तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पति पत्नी का साथ होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, जैसे रामायण का मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसा नहीं है। अगर पत्नी चाहे या पति चाहे तो सेपरेटली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 10वां पॉइंट, नर्क से रक्षा की बात की गई थी, डिफेंस फ्रॉम हेल, यानी कि यदि कोई व्यक्ति नर्क से अपनी रक्षा करना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे पुत्र की उत्पत्ति चाहिए होगी, या फिर उसे पुत्र चाहिए होगा, या उसे संतान की आवश्यकता होगी। और संतान की उत्पत्ति तभी संभव है जब उसका विवाह हो। बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, नर्क से रक्षा के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, पत्नी के बिना धार्मिक अनुष्ठान नहीं, वो सारी चीजें हमने पहले ही बताया था। और धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता भी होती है, विवाह करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान 1955 से पहले माना जाता था, ये सब देखेंगे। बट इन 10-11 पॉइंट्स के बाद हमने ये पढ़ा था कि लेकिन 18 मई 1955 के बाद से इसकी जो प्रकृति है लगभग संविदात्मक हो गई। किन किन पॉइंट्स पे? पहला पॉइंट वयस्कता के आधार पर, दूसरा प्रस्ताव और स्वीकृति यानी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बेस पर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बेस पर, तीसरा पॉइंट स्वतंत्र सहमति, प्री कंसेंट। बस मैं समअप कर रहा हूं, जहां तक मैंने पढ़ाया था वहां तक आके फिर आगे लिख पाऊंगा, स्वतंत्र सहमति। चौथा पॉइंट, अधिकारों का पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों का पुनर्स्थापन कॉन्ट्रैक्ट में भी कराया जा सकता है, विवाह में भी कराया जा सकता है। इसके लिए सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट मैंने आपको कोट किया था। इसके अलावा 5वां पॉइंट जहां से हमें लिखना था, ठीक है, आगे वहीं पे जहां से हम लोगों ने छोड़ा था, 5वां पॉइंट शून्य। शून्य का मतलब जीरो ना लिख लेना, वॉइड कहते हैं इसे, इसमें लिखेंगे। जिस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में संविदाएं शून्य हो जाती हैं, जिस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में संविदाएं शून्य हो जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड मान लिए जाते हैं, वॉइड एब इनिशियो मान लिए जाते हैं, वॉइडेबल भी माने जाते हैं। वॉइडेबल वाला इसके बाद पढ़ेंगे कब कब वॉइड माना जा सकता है। तो सेक्शन देखिएगा, सेक्शन 11, सेक्शन 20, सेक्शन 24 से लेकर के 30। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। जिस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में संविदाएं शून्य हो जाती हैं, विभिन्न अवस्थाओं में संविदाएं शून्य हो जाती हैं, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा, या आईसीए लिख लीजिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11, 20, 24 to 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे करें। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को आप जानते हैं। यदि कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड एब इनिशियो हो गया, किसी को डरा धमका करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो भी वॉइड माना जाता है, प्री कंसेंट ली ही नहीं गई, बहला फुसला करके लिखवा लिया गया, वह व्यक्ति अपने मद में था ही नहीं और उससे क्या है कंसेंट ले ली गई। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले इसी में लिखेंगे। उसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, की धारा 11 के अनुसार विवाह भी तीन परिस्थितियों में शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। नंबर फर्स्ट, द्विविवाह बाइगैमी, नंबर 2, प्रतिषिद्ध संबंधी से विवाह, मैरिज विथ रिस्ट्रिक्टेड रिलेटिव्स, प्रतिषिद्ध संबंधी, ब्लड रिलेशन में कभी विवाह हो ही नहीं सकता है।
एंड नंबर थर्ड, सपिंड विवाह। इसको मैं डिफाइन करूंगा, मैंने पहले भी बोला था। सपिंड विवाह पे बेसिकली बहुत ज्यादा इस समय कॉन्फ्लिक्ट भी चला। द हिंदू के कई सारे आर्टिकल्स इस पे लगातार आ रहे थे। आज से 1 साल पहले तो ये बहुत ही बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ था। प्रेजेंट टाइम में भी रेलेवेंट है, तो इसे हम जरूर देखेंगे सपिंड विवाह है क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शून्य करणीय। शून्य करणीय, वॉइडेबल। वॉइडेबल, जरा इसमें लिखेंगे वॉइडेबल में। जिस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में संविदाएं शून्यकरणीय होती हैं, जिस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में संविदाएं शून्यकरणीय होती है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा यानी सेक्शन 15, 16, 17, 18 इत्यादि 15, 16, 17, 18 जो धाराएं हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये बताती हैं कि कुछ कुछ कंडीशंस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो सकता है। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15, 16, 17 एंड 18 में और भी कुछ सेक्शंस हैं जिसे मैं मेंशन करूंगा आगे जाकर के, इन सब चीजों में दिया गया है। ठीक इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12, 1955 की धारा 12 के अनुसार या के आधार पर निम्नलिखित चार परिस्थितियों में विवाह भी शून्यकरणीय हो सकता है। विवाह भी शून्यकरणीय हो सकता है। क्या होता है? विवाह भी शून्यकरणीय होता है। अब ये चार कंडीशंस कौन कौन से होते हैं इसे हम देख लेते हैं। नंबर 1, गर्भवती स्त्री से विवाह, मैरिज विथ अ प्रेग्नेंट वुमन, ये वॉइडेबल है। मैरिज विथ प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, गर्भवती स्त्री से विवाह। अब कोई महिला गर्भवती है, उससे विवाह कर लिया गया, तो ये क्या है? शून्यकरणीय होगा। शून्यकरणीय का मतलब क्या है कि शून्य नहीं होगा। यदि चाहें तो आप उसे शून्य करा सकते हैं, ठीक है, शून्य करा सकते हैं। गर्भवती स्त्री अगर चाहे या फिर जो पुरुष है वो चाहे तो ये क्या कर सकते हैं, अगर मतलब अनजाने में हुआ है तो फिर इससे वॉइडेबल घोषित किया जा सकता है। वो मतलब वॉइडेबल हो जाएगा, तो मतलब चाहे तो पार्टीज के कंसेंट पे इसे वॉइड घोषित किया जाएगा, दोनों में से किसी एक पार्टी पे। दूसरा, अब किसी का दिमाग उसके सही नहीं है, यानी कि उसका जो मस्तिष्क है वो अस्वस्थ है। ये पर्टिकुलर अच्छा वर्ड होगा आपके लिए। अस्वस्थ मस्तिष्क वाले अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति से विवाह, ठीक है, ये भी वॉइडेबल हो जाएगा। देखते हैं अक्सर जब भी डिवोर्स के केसेस होते हैं तो इन्हीं सारे ग्राउंड्स को उठाते हैं कि देखिए वो लेडी क्या है, टाइम से पहले प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वॉइडेबल माना जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, या फिर वह व्यक्ति पुरुष या तो पागल है या महिला पागल है, ऐसा प्रूव करने की लोग कोशिश करते हैं। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, साइकेट्रिस्ट ने क्या बोला है या फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने क्या बताया है, इन सारी चीजों का हवाला दिया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। वॉइड घोषित मतलब ये विवाह हुआ ही नहीं, ऐसा बताने या जताने के लिए ऐसी चीजें चलती हैं। पॉइंट नंबर 3, अस्वतंत्र सहमति से विवाह। अस्वतंत्र सहमति से विवाह, मैरिज विदाउट प्री कंसेंट, मैरिज विदाउट प्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति थी ही नहीं और विवाह कर दिया गया। आप दिखाते हैं ना कि मूवीज में पुराने जमाने में डाकू आया या फिर कोई आया
और दुल्हन को लेकर के या हीरोइन को लेकर के जाता है और जबरदस्ती विवाह कर देता है, कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्र सहमति नहीं है तो विवाह नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती 7 फेरे ले लिए और सिंदूर वगैरह लगा दिया तो विवाह, वो विवाह नहीं माना जाता है। जबरदस्ती का विवाह कोई विवाह नहीं है, बस आपको प्रूफ करना होता है कि ये जबरदस्ती का विवाह। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, नपुंसक से विवाह। पॉइंट नंबर 4, नपुंसक व्यक्ति से विवाह। ऐसा व्यक्ति है जो नपुंसक है तो भी इस विवाह को वॉइड कराया जा सकता है, यानी ये वॉइडेबल होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। और एक और पॉइंट, 5वां पॉइंट भी लिख लीजिए, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कार की स्थिति में, कोई व्यक्ति है समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, ये बताया जाएगा जब ये बहिष्कृत हैं तो इनका विवाह भी वॉइडेबल हो सकता है। दूसरी पार्टी चाहे तो इसे क्या है, शून्य घोषित करा सकती है। ध्यान रखिएगा, दूसरी पार्टी चाहे तो ही करा सकती है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड और ये वाइफ, ठीक है, ये वाइफ हो गई, ये हस्बैंड हो गए और ये 5 कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, 5 में से कोई ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, गर्भवती स्त्री से विवाह हो गया, हस्बैंड कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात खत्म हो गई, कोई तीसरा पार्टी जबरदस्ती नहीं वॉइड करा सकता है। ठीक है, वॉइडेबल है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति से विवाह, वाइफ का या पुरुष का। ठीक है, हस्बैंड का या वाइफ का, किसी का भी अस्वस्थ मस्तिष्क का, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, अस्वतंत्र सहमति से विवाह। अस्वतंत्र सहमति से विवाह तो हो गया, लेकिन फिर उसके बाद में अगर बीच में नेगोशिएशंस हो जाते हैं, बीच में अगर सहमति समझौता हो जाता है तो कोई बात नहीं। चौथा पॉइंट, नपुंसक व्यक्ति से विवाह, यदि दोनों में कंसेंट है तो कोई बात नहीं। 5वां पॉइंट, समाज से बहिष्कृत की स्थिति में या बहिष्कार की स्थिति में अगर दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है, ये ध्यान में आप रखेंगे, तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। कोई थर्ड पार्टी आकर के नहीं उसे शून्य कराएगा, वॉइडेबल है, उन दोनों की कंसेंट उसमें जरूरी होगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भंग। भंग, भंग की स्थिति क्या होती है, इसे हम थोड़ा लिखेंगे तब समझ में आएगा। जिस प्रकार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872, जिस प्रकार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में विभिन्न अवस्थाओं में संविदा भंग हो सकती है, विभिन्न अवस्थाओं में संविदा भंग हो सकती है, ब्रैकेट में कुछ सेक्शंस लिख लेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस हैं, सेक्शन 37, 38, 39, 56। ये याद करना पड़ता था आप लोगों को, कब याद करना पड़ता था? जब आपके सेमेस्टर से एग्जाम होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है आपका, तो आप इन्हीं सारी चीजों का रट्टा मारते हैं जो चीजें मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो जैसे धारा 37, 38, 39 और 56 में संविदा अधिनियम की ये धाराएं हैं, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धाराएं हैं। जैसे इन सेक्शंस के बेस पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया जा सकता था, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या है, तोड़ा जा सकता था, बिल्कुल मतलब जिस प्रकार ये सारी चीजें की जा सकती थी, बिल्कुल उसी प्रकार, ऐसे लिखेंगे, उसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा ऐसे आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, HMA 1955 जरूर लिख लीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं में विवाह भी भंग हो सकता है, विवाह भी भंग हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, जारता।
जारता, जार कर्म, अडल्ट्री जिसको बोलते हैं, जारता। पॉइंट नंबर 2, क्रूरता, क्रूएल्टी जिसको बोलते हैं, कोई व्यक्ति जारता करता है, क्रूरता करता है। संपरिवर्तन, कन्वर्जन, संपरिवर्तन, उसने किसी चीज को परिवर्तित कर दिया। कैसे परिवर्तित कर दिया? पुरुष है स्त्री हो गया, हिंदू है मुस्लिम हो गया, मुस्लिम है हिंदू हो गया, स्त्री थी पुरुष हो गया। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन बेस पे क्या किया जा सकता है, जिन बेसिस पे भंग किया जा सकता है विवाह को। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इसमें संन्यास इत्यादि भी लिखा जा सकता है, रिटायरमेंट, संन्यास। एडल्ट्री, क्रूएल्टी, कन्वर्जन, रिटायरमेंट। ठीक है, इन 4 बेसिस पे किसी भी विवाह को भंग कराया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एडल्ट्री जो है वो अब क्राइम की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो अब क्या है कि एडल्ट्री पॉसिबल है, यानी कि एक व्यक्ति अगर किसी से विवाहित है तो उसके अलावा दूसरे से भी संबंध बनाने की अनुमति रखता है। ऐसा कुछ नहीं है, अनुमति रखने की बात नहीं कही गई है इसमें यह कहा गया है कि ये क्रिमिनल, मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के रूप में नहीं माना जाएगा, इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस आधार पर डिवोर्स लिया जा सकता है, इस आधार पर विवाह को भंग किया जा सकता है। यह ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखते रहेंगे। ओके, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी होता है, ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अलग हो जाते हैं, वहां पे पॉइंट्स अलग हो जाते हैं। सेक्शंस को ध्यान में रखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कंपैरिजन करूंगा तो बहुत सारी चीजें आपकी और क्लियर होती जाएंगी। अभी तो बस आपका सरफेस क्लियर कर रहा हूं, अभी नींव डाली जा रही है, अभी तो पूरे सेक्शंस बाकी हैं। कितने सेक्शंस हमने अभी 13 सेक्शन तक अपनी जो है जर्नी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ रखेंगे। नेक्स्ट में एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा, उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है, उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 18 मई 1955 से, कि 18 मई 1955 से हिंदू विवाह लगभग, ऑलमोस्ट की बात कर रही है, हिंदू विवाह लगभग संविदात्मक हो गया, हिंदू विवाह लगभग संविदात्मक हो गया। ओके जी, तो हमने अभी एक और पॉइंट अभी क्लियर किया कि 18 मई 1955 के बाद क्या हो गया, हिंदू विवाह की प्रकृति लगभग संविदात्मक हो गई, यह ध्यान में रखते रहेंगे। इसके आगे हम एक पॉइंट लिखेंगे, किंतु यह पूर्ण रूप से संविदात्मक नहीं हुआ था, इसको हम हेडिंग के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक अगली हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग बहुत अच्छे से। अभी पहले पॉइंट पे हमने क्या बोला था, पहले पॉइंट पे हमने बोला था कि 1966 से पहले की बात की, सॉरी 1955 से पहले की बात की जाए तो 1955 से पहले क्या था, हिंदू विवाह की प्रकृति पूरी तरीके से संस्कारात्मक, रिचुअलिस्टिक थी। इसके बाद हमने ये बताया कि भाई साहब एक बात और ध्यान में रखो, क्या बात, तो ये बात ये है कि जो हमारा 1955 के बाद में हिंदू विवाह की बात की जाए तो यह लगभग संविदात्मक हो गया। लगभग संविदात्मक का मतलब ऑलमोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया। कैसे हो गया, तो उसमें हमने लगभग आपको टोटल 6 या 7 पॉइंट टोटल बताएं, जिसमें आपको क्लियर हो गया कि हाँ लगभग जो है कुछ ना कुछ संविदा वाली बात भी इसमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हमने ये बताया कि देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ तो बहुत हद तक संविदात्मक तो हुआ, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं हुआ। अब इस पॉइंट को हम लिखेंगे, पूरा डिफाइन करेंगे। 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है, तो वहां पे आप ये सारी चीजों को 3 पॉइंट में डिफाइन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यही है, या फिर आपसे पूछ ले कि 18 मई 1955 के बाद, 18 मई 1955 के पश्चात हिंदू विवाह की प्रकृति लगभग संविदात्मक हो गई, तो वहां पे आप इन सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। ये आपसे इंटरव्यू के लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ जो मतलब मिनिमम जो जूनियर लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के मेंस में, लॉ ऑफिसर वगैरह के मेंस वगैरह में आपसे ये सब चीजें पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग को लिखेंगे, और हेडिंग है किंतु
18 मई 1955 के पश्चात, ये मैं बार बार लिखवा रहा हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में पूरा फीड हो जाए। मैं ये भी लिखवा सकता हूं कि हिंदू विवाह के लागू होने के पश्चात, लेकिन मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं 18 मई 1955, ताकि बार बार से आपको ये वर्ड, ये डेट जो है याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा, किंतु 18 मई 1955 के पश्चात हिंदू विवाह पूर्ण रूप से संविदात्मक नहीं हो पाया। पूर्णतः संविदात्मक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसे ही हम यहां पे देखेंगे। लिखिए, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एकाधिक विवाह, मोर देन वन, मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा विवाह आप नहीं कर सकते, लेकिन एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। तो पूरी तरह से तो कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ नहीं। लिखेंगे, एक विवाह के बने रहने पर दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। एक विवाह के, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जीवित पत्नी या जीवित पति के होते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। लिखेंगे, एक विवाह के बने रहने पर दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में कहा गया है, या फिर यह प्रावधान, ऐसा प्रावधान या यह प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में बताया गया है। फुल स्टॉप। यदि ऐसा किया गया तो, यदि ऐसा किया गया तो वह विवाह, वह विवाह धारा 11 के आधार पर शून्य माना जाएगा। शून्य माना जाएगा। धारा 11 किसका? हिंदू मैरिज एक्ट HMA 1955 के आधार पर शून्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। किंतु किंतु एक से अधिक, किंतु एक से अधिक संविदाएं, संविदाएं की जाती हैं, संविदाएं की जाती हैं, तो वे संविदाएं वैध मानी जाती हैं, वे संविदाएं वैध मानी जाती हैं। ठीक है, वे संविदाएं वैध मानी जाती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है, ये मैं सब में चाहो तो आप जोड़ो, चाहो तो ना जोड़ो, कोई बात नहीं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 18 मई 1955 यानी हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के पश्चात 18 मई 1955 से हिंदू विवाह का स्वरूप पूर्ण रूप से संविदात्मक नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से संविदात्मक नहीं हो पाया। एक ही चीज को कई तरह से डिफाइन करना है, ये लॉ है बाबू साहब, हर तरफ से सिर्फ डिफाइन करना पड़ता है। Point number 2, which clarifies that a Hindu marriage act या फिर a Hindu marriage is not totally contractual, ये हम पॉइंट नंबर 2 से प्रूव करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, प्रतिषिद्ध संबंधी से विवाह प्रतिषिद्ध संबंधी से विवाह, मैरिज विथ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मैरिज विथ प्रोहिबिटेड
रिलेटिव्स, प्रतिषिद्ध संबंधी से विवाह। इसमें लिखेंगे प्रतिषिद्ध संबंधियों का आपस में विवाह वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, प्रतिषिद्ध है, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। प्रतिषिद्ध संबंधियों का आपस में विवाह वर्जित है, किंतु प्रतिषिद्ध संबंधी आपस में संविदा कर सकते हैं। यानी एक ब्रदर और सिस्टर है, ऐसा कहा गया कि उन दोनों के बीच में विवाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पूरी तरीके से हिंदू विवाह के खिलाफ है, बट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के बीच में, प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ओके, लिखेंगे प्रतिषिद्ध संबंधियों का आपस में विवाह वर्जित है, किंतु प्रतिषिद्ध संबंधी आपस में संविदा कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसी में दूसरी लाइन से लिखेंगे प्रतिषिद्ध संबंधियों का विवाह, प्रतिषिद्ध संबंधियों का विवाह धारा 11 के आधार पर, धारा 11 के आधार पर शून्य होता है, शून्य होता है, जबकि इनके द्वारा की गई संविदा वैध होती है। वैध मतलब लीगल। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सपिंड विवाह, एग्नेट, सपिंड विवाह, सपिंड देखेंगे लिखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3F में की धारा 3 खंड F, F मतलब इसको हिंदी में च बोलेंगे। ठीक है, वही मैं देख रहा था कि हिंदी में क्या बोलता है इसको। कि धारा 3F में सपिंड नातेदारी की चर्चा की गई है, सपिंड रिलेशनशिप, सपिंड नातेदारी की चर्चा की गई है, कॉमा धारा 11 के अनुसार, धारा 11 के अनुसार सपिंड नातेदारी में विवाह शून्य मानी जाती है, शून्य मानी जाती है, जबकि जबकि सपिंड नातेदारी में की गई संविदा वैध होती है, जबकि सपिंड नातेदारी में की गई संविदा वैध मानी जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 धार्मिक अनुष्ठान, ये तो अभी भी चल रहा है धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान इसमें थोड़ा लिख लीजिए, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी से जल्दी करना है इसको। यदि बिना धार्मिक अनुष्ठान किए विवाह किया जाता है, यदि बिना धार्मिक अनुष्ठान किए विवाह किया जाता है तो वह विवाह शून्य माना जाता है। सप्तपदी की व्यवस्था इसीलिए की गई है, टाइम टू टाइम बहुत सारे जो लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं इसीलिए किए जाते हैं, सप्तपदी का बहुत बड़ा महत्व है।
तो विवाह शून्य माना जाता है, जबकि संविदा के लिए धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। जबकि संविदा के लिए धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, प्रतिफल। प्रतिफल लिखिए, विवाह में प्रतिफल आवश्यक नहीं है। विवाह में प्रतिफल आवश्यक नहीं है, किंतु बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। देखिए यहाँ पे जो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है वो हिंदू विवाह की शर्तों के उल्लेख के बारे में बताता है। अभी हम इसे 1 बाय 1 देखेंगे, याद भी करेंगे, वहां पे हम इन सारी चीजों को रिकोट करेंगे। अभी जो आपका बेसिक बन रहा है ना, बेस ग्राउंड जो बन रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर ही ऊपर के सारे फ्लोर्स को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अभी तो हम मेन एक्ट में जब एंटर करेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा इसमें। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, नपुंसकता। नपुंसकता लिखेंगे, नपुंसक व्यक्ति से किया गया विवाह शून्यकरणीय होता है। अभी मैंने पहले ही बताया आपको, नपुंसक व्यक्ति से किया गया विवाह शून्यकरणीय, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल होता है, शून्यकरणीय होता है। किंतु नपुंसक व्यक्ति से किया गया, किंतु नपुंसक व्यक्ति से की गई संविदा वैध होती है। संविदा वैध होती है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। लाइव क्लास न चलने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी समस्याएं कुछ बढ़ गई हैं, बट ये समस्या ज़्यादा समय के लिए नहीं है। अगर 24 आवर्स का टाइम प्लेटफॉर्म मांग रहा है तो दे देना चाहिए। इतने दिन वेट किया, 24 आवर्स और सही। ठीक है। नेक्स्ट हो गया ना, नपुंसक व्यक्ति से किया गया विवाह शून्यकरणीय होता है, किंतु नपुंसक व्यक्ति से की गई संविदा वैध होती है। किंतु नपुंसक व्यक्ति से की गई संविदा वैध होती है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, गर्भवती स्त्री से विवाह। गर्भवती स्त्री से विवाह, मैरिज विद प्रेग्नेंट लेडी, जो मैंने अभी लिख पाया था सारा कुछ। किसी गर्भवती स्त्री से किया गया विवाह शून्यकरणीय होता है। धारा 12 में इसके बारे में उल्लेख भी किया गया है। शून्यकरणीय होता है, किंतु गर्भवती स्त्री से की गई संविदा वैध होती है। किंतु गर्भवती स्त्री से की गई संविदा वैध होती है। ठीक है। एक अब ऐसे कंक्लूजनल पॉइंट एक लिख लीजिए, निष्कर्ष मत लिखिएगा हेडिंग में, बस ऐसे लिख लीजिए इसको। अतः यह कहा जा सकता है कि 18 मई 1955, अतः यह कहा जा सकता है कि 18 मई 1955 से पूर्व हिंदू विवाह पूर्णतः संस्कारात्मक था तथा 18 मई 1955 के पश्चात 18 मई 1955 के पश्चात यह लगभग संविदात्मक हो गया।
लगभग संविदात्मक हो गया। ठीक है, लगभग संविदात्मक हो गया, किंतु यह पूर्ण रूप से संविदात्मक नहीं हो पाया। किंतु यह पूर्ण रूप से संविदात्मक नहीं हो पाया, ये आपका कंक्लूजन हो गया। ये आपका कंफ्यूजन हो गया, पूर्ण रूप से संविदात्मक नहीं हो पाया, ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ग्राफ उतारेंगे, जिस ग्राफ के बेस पे हमें आगे अपनी चीजों को डील करना है, और इस ग्राफ को हम बोलेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सिनॉप्सिस। HMA 1955 सिनॉप्सिस, सिनॉप्टिकल चार्ट, जो आपके सभी के स्टडी टेबल के सामने लगा होना चाहिए, ताकि आप अपनी स्टडी करते समय इसे रिलेट कर सकें और प्रीलिम्स के लेवल पे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो कुछ भी नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पे भी फोकस उसी तरह से करना है जैसे हमको मेंस पे करना है। इसमें हम सेक्शंस और चैप्टर्स को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अध्याय 1 चैप्टर 1। चैप्टर 1, और चैप्टर 1 क्या है, प्रारंभिक। प्रारंभिक, ठीक है, ऐसे ही बनाते जाएंगे, प्रारंभिक। इसमें पॉइंट नंबर 1 यानी सेक्शन नंबर 1, संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम और विस्तार, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंशन। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट आपके पास अगर बेयर एक्ट है तो उसमें से भी बना सकते हैं। सेक्शन 2, अधिनियम का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। अधिनियम का लागू होना। सेक्शन 3, परिभाषाएं। देखिए डेफिनेशन क्लॉज अक्सर सेक्शन 2 में होता है, लेकिन इस पे क्या सेक्शन 3 में है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। परिभाषाएं। सेक्शन 4, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, ओवरराइड करता है, कैसे ओवरराइड करता है ये सब हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, हिंदू विवाह। हिंदू विवाह। इसमें सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक कवर होगा। सेक्शन 5, हिंदू विवाह के लिए शर्तें। हिंदू विवाह के लिए, हिंदू नहीं है, हिंदू है, हिंदू हिंदू विवाह के लिए शर्तें, कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। सेक्शन 6, विवाह की विवाह की अभिभावकता, गार्जियनशिप ऑफ मैरिज। विवाह की अभिभावकता, ब्रैकेट में निरसित लिख दीजिएगा, ये निरसित हो चुका है, रिपील्ड हो चुका है, अभिभावक की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति क्या है, अगर अपने आप में 18+ अगर एज है तो वो स्वयं से अपना विवाह कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसे राइट प्रोवाइड करती है, या ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो रिपील हो चुका है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। फिर भी लिखवा दिया गया, क्योंकि इसको कुछ जगहों पे हम देखेंगे जब रिलेट करना होगा तब। ठीक है, चलिए। सेक्शन 7, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह के लिए
कर्मकांड सेक्शन 7, फिर सेक्शन 8 हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। चैप्टर 3, 6 चैप्टर लिखने हैं बस। चैप्टर 3 होगा दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन तथा न्यायिक पृथक्करण। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। इसमें दो सेक्शंस आएंगे, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 इसके पहले वाले पार्ट को कवर करेगा, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, और सेक्शन 10 इसके दूसरे वाले पॉइंट को कवर करेगा, न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। जितने लोग फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके लिए ये सारी चीजें हलवा होंगी, हलवा। ठीक है, चलते हैं। चैप्टर 4 विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद। ध्यान रखिएगा, पहले के दो चैप्टर्स में क्या था, चैप्टर नंबर 1 क्या था, प्रारंभिक के बारे में बात कर रहा था, 4 सेक्शंस को कवर किए हुए था। चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में था, हिंदू विवाह की बात कर रहा था, यानी हिंदू मैरिज क्या है, 4 सेक्शंस वो भी कवर कर रहा था। लेकिन इसमें से जो सेक्शन नंबर 7 है वो रिपील कर, सॉरी सेक्शन नंबर 6 जो है वो रिपील कर दिया गया था। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, यानी दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, यानी अगर दाम्पत्य अधिकार है उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, उसमें कुछ राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, वो राइट्स आपको दोबारा से चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर जुडिशियल सेपरेशन की बात कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 किसकी बात करता है, चैप्टर नंबर 4 विवाह की अकृत्यता। अकृत्यता का मतलब नल हो गया, नल एंड वाइड जो हम बोलते हैं, तो विवाह नल हो गया, नलिटी ऑफ मैरिज। ठीक है, और विवाह विच्छेद यानी विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स के बारे में बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले सेक्शन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, अभी तक हम लोग उसी को देख रहे थे। सेक्शन 11 किसकी बात करता है, शून्य विवाह। शून्य विवाह समझ में आ रहा है, अभी शून्य विवाह हम लोगों ने पढ़ा था, कब कब शून्य विवाह हो जाता है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 शून्य करणीय विवाह। शून्य करणीय विवाह, और ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवाह विच्छेद, डिवोर्स की बात हो रही है। किस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 13 विवाह विच्छेद। सेक्शन 14 से पहले 13 है, 13B भी तो आएगा, सॉरी जो अमेंडमेंट्स में वो भी तो देख लेते हैं। 13A में है विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष, विवाह विच्छेद की कार्यवाही में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष, लिख लेना, आप जितना लिखोगे उतना याद होगा, ये मत सोचना बैरक में तो दिया ही हुआ है। ठीक है, अपना लिखना ज्यादा सही होता है। वैकल्पिक अनुतोष
13B पारंपरिक सम्मति से विवाह विच्छेद। पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद, ठीक है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, डिवोर्स, ठीक है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेक्शन 14 विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाएगी। विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी। विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी, ऐसा कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 14 में। सेक्शन 15 कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकेगा या पुनर्विवाह कर सकेगा? कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति, यानी कोई डिवोर्सी है तो वह रीमैरिज कब कर सकेगा? पुनः विवाह कर सकेगा। कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकेगा? सेक्शन 15 था। सेक्शन 16 शून्य और शून्यकर्णी विवाहों में आपत्तियों की धर्मजता। शून्य और शून्यकर्णी विवाहों में आपत्तियों की धर्मजता। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। शून्य और शून्यकर्णी विवाहों में आपत्तियों की धर्मस्थता। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेट है या अनलेजिटिमेट है, इसको देखेंगे। सेक्शन 17 द्विविवाह के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। द्विविवाह के लिए दंड किसमें बताया गया? ये सब चैप्टर 4 के पार्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। सब कुछ चैप्टर 4 के पार्ट्स हैं। और चैप्टर 4 का जो आखिरी सेक्शन है सेक्शन 18 है। सेक्शन 18 इसमें है हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों का उल्लंघन के लिए दंड। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। ये सब आपसे प्रीलिम्स के लेवल पे पूछा जाता है। सेक्शन 18 हो गया। चैप्टर 5 सेकेंड लास्ट चैप्टर 5 क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया। क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेक्शन है इसको मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। सेक्शन 19 से 28A तक जाएगा ये। सेक्शन 19 देखिए, वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी, वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी। सेक्शन 20 अर्जियों की अंतर्वस्तु का सत्यापन।
अर्जियों की अंतर्वस्तु का सत्यापन, उनका वेरिफिकेशन भी तो होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशंस, कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशंस। सेक्शन 21 1908 के अधिनियम संख्या 5 का लागू होना। 1908 के अधिनियम संख्या 5 का लागू होना, इस पर डिस्कशन लग रहा है कल ही हो पाएगा, आज बस लिख लो, आज बस लिख लो। 21A, कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति, कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति, अंतरित करने की शक्ति, पावर टू ट्रांसफर, पावर टू ट्रांसफर petitions in certain cases। सेक्शन 21B, 21B में लिखिए, इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध, इस अधिनियम के अधीन अर्जियों से संबंधित, अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध। और सेक्शन 21C, दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य। अब आ जाते हैं सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 पे कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना, उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना। कार्यवाहियों का किस तरीके से कार्यवाही हुई है, किस तरीके से डिवोर्स हुआ या क्या हुआ है जुडिशियल सर्विस में, तो कार्यवाहियों का बंद कमरों में होना, उनका प्रकाशित न किया जाना, सेक्शन 22 में बताया गया है। प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। सेक्शन 23, कार्यवाहियों में डिक्री, सेक्शन 23, कार्यवाहियों में डिक्री, डिक्री, डिक्रीज इन प्रोसीडिंग्स। 23A भी लिख लीजिए। सेक्शन 23A, अच्छा ये सॉरी ए जो मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, ये ऐसे वाला ए है, जगहों पे और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली कमरे की जब हीट बढ़ रही है ना, तो फिर थोड़ा सा दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। 2ABC 23A में लिखते हैं। 23A, विवाह विच्छेद या अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष, रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। प्रत्यर्थी को अनुतोष। सेक्शन 24, सेक्शन 24, वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय, वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों का व्यय, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, पेंडेंट लाई एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 25, स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण, स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। आज सिर्फ लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट से भी लिख सकते हैं आप, बट मैं लिखवा दे रहा हूं। सेक्शन 26, आपत्तियों की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। सेक्शन 26, आपत्तियों की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कस्टडी कैसे ली जाती है उसके बारे में हिंदू मैरिज बेस में। सेक्शन 27, संपत्ति का व्ययन, सेक्शन 27, संपत्ति का व्ययन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 28, डिक्रियों और आदेशों की अपीलें, सेक्शन 28, डिक्रियों और आदेशों की अपीलें, अपीलें। अब 28A भी तो है। सेक्शन 28A,
डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। अब आएंगे चैप्टर नंबर 6 पे। ये सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा। ये सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर को हम कहते हैं व्यावृत्तियां और निरसन। व्यावृत्तियां और निरसन, इसमें सेक्शन बस 29 है, 30 को तो 1960 में हटा ही दिया गया था। सेक्शन 29 में व्यावृत्तियां हैं और सेक्शन 30 निरसित कर दिया गया है, इसको ध्यान में रखकर रहेंगे। रिपील्ड है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1960 में ही हटा दिया गया था। इन सब चीजों को हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए अभी आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। इसको, जिस चार्ट को मैंने अभी बनाया, इस सिनॉप्टिकल चार्ट को आप अपने बैरेट से लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया तो बहुत बेहतर है। एक पेज में ही आना चाहिए, पेज थोड़ा बड़ा कर लीजिए या राइटिंग अपनी थोड़ी छोटी कर लीजिए, हैंड राइटिंग को, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और अपने जहां भी स्टडी टेबल है उसके सामने इसको लगा लीजिए, ताकि डेली डेली जब भी हम पढ़ते रहें तो 1 महीने 2 महीने या जितने भी टाइम लगे इसमें पढ़ते पढ़ते जब पूरी चीजें कंप्लीट हो तब तक आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।